जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका था कि अगला लेक्चर जो अपना होगा वो वर्णमाला के ऊपर होगा। तो आज हम लोग अब हिंदी में वर्णमाला की ओर चलते हैं, जो कि वर्णमाला लगभग 3 प्रश्न इसके हर पेपर में पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे जो पेपर आने वाला है वो है जेल प्रहरी, है ना। संविदा का भी कंडक्ट होने वाला है एग्ज़ाम। सुनने में आया है कि शायद 26 तारीख से 26 सितंबर से शायद इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वर्णमाला से अपन लोग चलें, और वर्णमाला जैसे ही अपनी पूरी हो जाएगी तो इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे, संधि समास में। संधि समास के बाद छोटी छोटी विशेष चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होती हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपन चलते हैं। सर डस्टर, तो धन्यवाद। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी में वर्णमाला के आधार पर रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला मैं आपको अपने पहले और दूसरे लेक्चर में बता चुका था थोड़ी सी बातें, है ना, जिसमें एक शब्द आया था हमारे ध्वनि। क्या शब्द आया था? ध्वनि आया था। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही इत्मीनान के साथ आपको समझना है। कई बार वर्णमाला समझते में या पढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्णमाला हालांकि उतनी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार क्या हो जाती है, टफ हो जाती। तो यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था कि एक शब्द आया था ध्वनि। अब यदि कभी आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए, नोट डाउन आप लोग करते जाइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यदि उच्चारण की बात हो जाए, उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से क्या हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। और यदि लेखन की बात आ जाए तो क्या हो जाती है? वर्ण। बस यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा वर्णमाला वाला। वर्ण एक शब्द आ गया, यहाँ से हमें पकड़ लेना है वर्णमाला। अब जो वर्ण होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर भाषा में ध्वनि रूप को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक या चिन्ह दिए जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। सब लोग कमेंट करके बोलते चलें, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या उठता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, बढ़िया परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वही वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित क्रम का मतलब मेरा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, एंड सो ऑन, जो भी है। तो ये क्या कहलाएगा? व्यवस्थित क्रम कहलाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूं आ, ई, ऊ, बड़ा आ, है ना, आई और फिर ओ, तो ये व्यवस्थित क्रम क्या है? नहीं है। तो व्यवस्थित क्रम क्या है? ऊपर वाला है, ये व्यवस्थित क्रम है। इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है तो आप ओके करके बताते जाएंगे। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला, ना कि ये। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी पे। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ध्वनि है और वर्ण है, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? ध्वनि और वर्ण से शुरुआत होती है। तो पहला जो स्टेप हमारा हो गया वो क्या हो गया? ध्वनि या वर्ण। फिर इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। कई बार
परिभाषाएं आती हैं जिसका क्षरण न किया जा सके वो अक्षर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसका क्षरण होता है वो वर्ण में क्या होती, टूट जाती। वर्ण नहीं टूटते, ये क्या होती, उसमें टूट जाती अक्षर। अक्षर के बाद स्टेप होता है पद, और इसी पद को कहते हैं शब्द। प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पद और शब्द। क्षमा चाहता हूँ, आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि क्या अंतर है सर, पद और शब्द में क्या अंतर है। जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूँ राम, सीता, मोहन, कुर्सी, तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ अलग अलग। तो जब मैंने अलग अलग लिखे तो ये क्या है, शब्द है। और अगर मैं इसे इस प्रकार से लिख दूँ, देखिएगा किस प्रकार से, राम, सीता और मोहन कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर क्या हैं, बैठे हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अलग अलग जो शब्द एक वाक्य में पिरो दिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। पद और शब्द में यही अंतर है। क्या अंतर है, अलग से जब कोई एक लिखा हो वर्णों का जोड़ा वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और जब ये एक वाक्य में लिखे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। यहाँ पे एक शब्द आ गया है वाक्य, तो आप ये जान लीजिए कि भाषा की सार्थक इकाई, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। कौन सी इकाई, सार्थक इकाई। अब वाक्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं देख पाए हैं वो देख लें पिछले वीडियो में। वाक्य क्या होता है मैंने इसकी चर्चा की थी, यानी जिसका क्या हो, अर्थ निकले। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है, वाक्य है। सबसे छोटी इकाई आपने क्या जाना, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि, लेखन की दृष्टि से वर्ण। शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, पद और शब्द क्या है, ये आपने जान लिया। अब पद और शब्द के बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो पद तक आए। अब एक पद से एक पद दूसरे पद के साथ क्या होगा, जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, पदबंध। क्या बन जाएगा, पदबंध बन जाएगा। यानी एक पद दूसरे पद के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा है राम सीता, और ये क्या है, पदबंध है, राम सीता। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लोटा, डोरी, दिया, सलाई, ये क्या है, ये सब क्या है, पदबंध है। पदबंध के बाद किसका नंबर आता है, उपवाक्य का नंबर आता है। अब इसके बाद नंबर आता है उपवाक्य। जब पदबंध आपस में जुड़ते हैं, पद से पदबंध बना और पदबंध फिर क्या बनाते हैं, उपवाक्य, यानी पूरा वाक्य ना होकर उपवाक्य। कैसे उपवाक्य, वह गया। अब यहाँ यही नहीं पता चल रहा है कि कौन और कहाँ गया, तो ये क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा। वह बनारस गया। अब इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, तब तो वह है, क्योंकि ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, इसके स्थान पे आया तो वह बनारस गया, तो ये समझ में आ गया आपको कि वह बनारस गया। वह यानी इसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है। मान लीजिए कि आया कि राम का फ़ोन आया था कि वह बनारस जा रहा है या वह बनारस गया, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या बनना, उपवाक्य से क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा। और वाक्य कैसा होना चाहिए, सार्थक। तो ये आपको समझ में आ गया, ध्वनि, वर्ण, इससे अक्षर, फिर पद या शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दूं, बड़े ही आराम से समझते जाना है। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में जाके, और कोई भी दिक्कत नहीं है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, आवाज़ ना आ रही हो, या कुछ भी समस्या है आप बता सकते हैं। और जल्दी जल्दी करें, सभी लोग आ जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो सभी लोग आ जाएं। क्या सीखा आपने, भाषा की सबसे सार्थक जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। सार्थक इकाई होती है आपका वाक्य। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में दो चीज़ें आती हैं, वर्णमाला में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है क्या, व्यंजन। स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो यहाँ पे हम स्वर से शुरुआत करते हैं।
तो जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, लास्ट में इनका कैलकुलेशन होके आ जाएगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, लास्ट में आपको कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा। तो स्वर जो हैं वो उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं और लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं ये 10 स्वर, उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, दृष्टि से होते हैं ये 10। कौन कौन से होते हैं आज, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा जब आप विद्यालय जाते थे तो क्या पढ़ते थे, आ ई ई उ ए अंगा का खा गा गा अंगा, है ना। शुक्ला जी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, शुक्ला जी हमारे बोल रहे हैं पढ़ते थे। तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। काउंट करिए कितने हैं ये, और यहाँ से व्यंजन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वर के बारे में। काउंट किए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मैंने क्या बताया, उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अगर इन्हें लेखन की दृष्टि से बात की जाए, किसकी दृष्टि से बात की जाए, लेखन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसमें रा ऋषि आके जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, रा ऋषि आके जुड़ जाता है। तो ये कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर अंग और आहा क्या है, अंग और आहा क्या है। तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है, मैं आगे आपको इसकी चर्चा कर दूंगा। ठीक है, इतना बस अभी आप जाने रहिए। तो ये जो स्वर हैं उच्चारण की दृष्टि से 10 हो गए और लेखन की दृष्टि से 11 हो गए। ये मोटा मोटा हिसाब हम लोग जान लेते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि सर उच्चारण जो स्वर होता है और व्यंजन होता है, इसमें अंतर क्या होता है स्वर और व्यंजन में। तो प्रतीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिखावट में भी अंतर होती है, पहला। दूसरा ये कि जो स्वर होता है इनके पास स्वध्वनि होती है, स्वध्वनि। ये अपनी ध्वनि से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों पर निर्भर होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था एमए करने के लिए बनारस में, एक वो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे टेस्ट पूछा गया था, किस वर्ण के बिना व्यंजन बोलना असंभव है। व्यंजन बोलना असंभव है, ठीक है ना। किस वर्ण के बिना व्यंजन वर्ण बोलना असंभव है। तो कौन सा वर्ण है वो, आ। आ ऐसा वर्ण है, ऐसा स्वर है जिसके बिना किसी भी व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है मेरी। और यदि अच्छा लग रहा हो तो सब लोग ओके कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा मोटा सा हिसाब हम लगा लेते हैं, किसका, व्यंजनों का लगा लेते हैं। अभी हम फिर इस पे ज़्यादा डिटेल करते चलेंगे अपन लोग। चलिए अब किसकी चर्चा करते हैं, व्यंजन। और मैंने स्वर व्यंजन में आपको बता ही चुका हूँ कि स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो व्यंजन होते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं। तो व्यंजन जो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, है ना, इनकी कुल जो संख्या होती है उच्चारण के आधार पर वो कितनी होती है, 35 होती है। कितनी होती है, 35। जो क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, 35। अब यहाँ पे जो दो और मैं लिखने वाला हूँ, तो कोई विद्वान द्विगुण को शामिल कर रहा है। किसको शामिल कर रहा है, द्विगुण को। और कोई द्विगुण की जगह पर जो आगत हैं, आगत मतलब जो फारसी अंग्रेजी शब्दों से आए हैं, भाषा से आए हैं, उसको ले रहा है।
इसमें है जा और फा, और द्विगुण में है ड़ा और ढा। ये तो ये 35 कौन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसे आप देखते जाइएगा अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना हो या आपके पास जो नोटपैड है उस पर आपको लिखना हो तो आप लिखते जाइए। अब ये 35 की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्यंजन हैं, तो शुरू के जो व्यंजन हैं उन्हें वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, ठीक है। तो ये का वर्ग कहाँ तक चलता है, का, खा, गा, घा और अंगा। सबसे काखा गाघा पूरा बनता है ना, ट्राई कर लेना, सुन सुन के आपस में बनना चाहिए सबसे। काखा गाघा अंगा, ये का वर्ग हो गया। फिर इसके बाद आता है चा, काखा गाघा अंगा, चा, छा, जा, झा, अइया। फिर इसके बाद आता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर इसके बाद आता है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, और इसके बाद अंतिम जो वर्ग है वो है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है बराबर, सबको दिख रहा है। देखिए तो अब ये कितने होते हैं, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 5 और इसमें 5, टोटल कितना हुआ 25। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, ये 25 हो गए। 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। अब इसके बाद जो होता है पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। अब इसके बाद नंबर आता है, मिटा दो इसको, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, पा फा बा भा मा के बाद आता है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, इनके लिए स्पेशल नाम दिया गया है अंतस्थ। अब क्यों इन्हें अंतस्थ कहते हैं वो चर्चा बाद में, वो चर्चा मैं आपको बता दूंगा। अंतस्थ व्यंजन 25 वहाँ थे, ये कितने हो गए 4, गिनते जाना है आप लोगों को, मैंने 35 संख्या बताई है। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हो गए। इसके बाद नंबर आता है सा, शा, शा और हा। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। इसकी चर्चा बाद में। तो ये कितने हो गए 4, 25, 4 29 और 29 4 33। अब बचे कौन से, 2 बचे। तो जो 2 बचे हैं उनमें हम रखते हैं द्विगुण को। तो द्विगुण में कौन, ये और ये। ठीक है, इसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जो एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर बना होता है। एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर बना होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में चलें और उनको देखते हैं कि भाई ये कौन कौन से हैं। तो देखिए ये कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, छात्राज्ञा। और एक होता है, ये क्या होता है, स्रा, मिश्रा, वही वाला स्रा है। अब ये बने किससे होते हैं, ये यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तभी ना हमें जानकारी हो पाएगी। तो ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो देखेंगे ये मिलकर बने होते हैं का और शा से, ये ता और रा से, ये जा और अन्या से, ये सा प्लस रा।
ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देखे रहिएगा, कभी कभी ये क्या होता है काम आ जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद करते समय या इनका जो होता है पहचान के समय, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दे लीजिए। तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। हमारे वो पूरे हो चुके थे, ये 4 अलग से। समझ में आ रहा है बात आपको? सभी लोग ओके कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वर्णमाला जो है बोर ज़रूर करने वाली है आपको, लेकिन यहाँ से बिल्कुल फैक्ट है कि 2 से 3 नंबर पूछता ही पूछता है, और हमेशा पूछा है, हर एग्ज़ाम में पूछा है, एसआई में तो इवन 5 नंबर तक होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि जो स्वर हैं वो क्या एक प्रकार के होते हैं? नहीं, एक प्रकार के बिल्कुल नहीं होते हैं, कई प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे अगर मात्रा व समय के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर? मात्रा व समय के आधार पर देखा जाए। बच्चा बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग पढ़े हो, बस तरीका अलग है। और हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, हमें हमेशा के लिए ये याद हो जाए। हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है, बिल्कुल प्रायोगिक रूप से पढ़ना है, बिल्कुल विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। हमें समझ लेना है कि एक्चुअली ये होता क्यों। तो मात्रा के अनुसार अगर बात की जाए या समय के अनुसार बात की जाए, तो नंबर 1 मात्रा यानी जो है हर्ष, यानी एक छोटी मात्रा, और समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो जिसमें कम समय लगता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो कौन कौन सा होता है? तो जितने स्वर छोटे होते हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये आपके क्या हैं? छोटे हैं, ये ह्रस्व हैं। ठीक है, इन्हीं को मैंने एक बार पढ़ा था, ये एक बनारस से पुस्तक प्रकाशित होती है, व्याकरण हिंदी विशेष, उसमें दिया था कि इन्हें ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने से छोटे में नहीं टूट पाते हैं। तो कई बार माना जा सकता है कि हाँ ये अक्षर हैं, नहीं टूटेंगे अब इससे ज़्यादा, तो इन्हें अक्षर माना जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर समय की बात की जाए तो जैसे समय इसमें क्या होता है? कम लगता है, यानी किसका समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय इसमें लगता है। फिर इसके बाद अगर हर्ष आया है तो दीर्घ भी आएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरे जो स्वर होते हैं वो कौन होते हैं? दीर्घ। और समय क्या लगता है? ज़्यादा या अधिक। तो जो दीर्घ होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है मनीष सर, फिर आप बोलते हैं कि हर बार हमारा नाम क्यों लिया जाता है ना? मनीष सर बेहद मजाकिया हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आता है ए हो गया, आए, ओ, आओ। एक और शब्द होता है आ, इसमें चंद्र लगा है, बिंदी नहीं लगी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ये जानना ज़रूरी है कि ये बने किस प्रकार हैं। बने किस प्रकार हैं? जैसे ये आ है, तो ये किसके किसके संयोग से बना है? आ और आ से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं इन्हें? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आ से मिलकर बना है बड़ा आ, छोटी छोटी से मिलकर बनी है बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ, छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना है ए, छोटा आ और ए से मिलकर बना है आए, आ और छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ, आ और ओ से मिलकर बना है आओ। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो तो आप बताते जाइएगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अ होता है, अ जो होता है ये बड़ा आ और ओ से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें भी 2 मात्रा का समय लगता है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम आगे पढ़ेंगे इनमें और इनकी बड़ी पहचान करेंगे तो ये अपना इम्पोर्टेंस निभाएंगे वहाँ पे।
ठीक है। और संधियों का जिस प्रकार से विभाजन होगा वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बोरियत से नहीं डरना है, बस जानते रहना है और पढ़ते रहना है इस तरह की चीज़ों को। तो ये ह्रस्व हो गया, कम समय लगता है एक मात्रा का, दीर्घ ज़्यादा समय लगता है यानी दो मात्रा का समय लगता है। और एक और स्वर होता है जो शायद सब लोगों को पता ना हो या पता हो, उसे कहते हैं प्लुत। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और इसमें विशेषता क्या है? दो मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है, दो मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है, से ज़्यादा का समय लगता है, दो मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है। भाई किस प्रकार लगता है? आपने ये भी देखा होगा, कहीं पे आपको ये साइन मिला होगा, जिसे आप जब छंद पढ़ेंगे तो इसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसका ज़्यादा समय वाला ये प्रतीक होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रा और माँ, मतलब ये चीख कर बुलाया जा रहा है, तो इसे प्लुत कहते हैं। और ये स्वर के अंतर्गत आता है। और किस प्रकार बुलाएंगे? राम, श्याम, ठीक है ना, इस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है। तो ये जो स्वर हैं ये मात्रा के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं आपने जानने का प्रयास किया। 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व में कम मात्रा, आ ई उ। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट इसी प्रकार से आता है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है। आपने पढ़ा होगा, लूसेंट हो जिसके पास उसके पास देख लीजिएगा आप, लूसेंट में भी दिया हुआ है ना, हरदेव बाहरी में भी है, और बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ह्रस्व है या कम है। दीर्घ बड़ी मात्रा, सिंपल है, बिल्कुल इसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सिंपल है। आ बड़ा, आ बड़ी, ई उ, ए, ऐ, ओ, आओ और आओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ। इनमें ज़्यादा दो मात्रा का समय लगता है और इनमें दो मात्रा से ज़्यादा प्लुत। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल। इतना समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो सब लोग ओके करिए। मैसेज बहुत कम लोग करते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मैसेज ज़रूर किया करें, ठीक है ना, अपनी उपस्थिति दर्शाएं। मनीष सर हमारे बेचारे मैसेज करते रहते हैं। चलिए, अब और स्वर में भेद होते हैं, और किस प्रकार के भेद होते हैं उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। अब बच्चा एक बात और है, बोरियत से तो डरना नहीं है और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीक़ों से हमें पढ़ना है। अब जिह्वा मतलब जीभ जो होती है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जीभ का प्रयोग जो होता है तो कभी अगला भाग प्रयोग होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, जीभ के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2 और इधर ये 3 और इधर ये 4। इस तरह से पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? तो जो आगे वाले भाग से प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं वो अग्रस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं बिल्कुल आपको बोल के देख लेना ना, आपको बोल के देख लेना है। जैसे खुद अपने आप उसका एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपने आप इसका प्रयोग करें। आ बोलिए, आ। कहाँ से आवाज़ आ रही है? यहाँ से आ रही क्या? नहीं आ रही। बड़ा आ नहीं आ रही। ई आ रही है यहाँ से। तो पहला कौन सा हो गया? ई हो गया। ठीक है, तो जब एक ई है तो मतलब दूसरी वाली ई को भी यहीं से बोलोगे ना, छोटी ई, तो ये भी आ गया। फिर बोलिए, ऊ नहीं आ रहा, बड़ा ऊ नहीं आ रहा, ए आ रहा है, तो ए आ गया, और ऐ भी आगे से ही आता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा फनी में बना रहा हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड रहे और पढ़ाई आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बना रहा हूँ ना। ऐसा मत समझना कि प्रशांत सर पागल हैं, प्रशांत सर बहुत चतुर हैं, आपकी तरह ही शौकी हैं, आपकी तरह सब कुछ जानते बूझते हैं, सब कुछ है बढ़िया फर्स्ट क्लास। बघेली में बोलते हैं ना कि हमसे चिकनिया रामदास। तो ये आप लोगों को समझ में आए इसलिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो इसे आप क्या करेंगे? अग्रस्वर अच्छे तरीके से याद करें। जीभ के अगले वाले भाग से आप खुद बोलना है, आपको खुद बोलना है। जीभ के अगले वाले भाग से बोला जा रहा है, ई, ए और आय। ठीक, इसके बाद अब जो आगे की बात आई है तो पीछे की बात भी आएगी। तो पश्च स्वर,
जब जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अब पश्च स्वर कौन कौन से होंगे? इनके अलावा बाकी सब, इनके अलावा बाकी सब। बोल लीजिए भाई, पश्च स्वर कौन सा है? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ, औ, और एक हमने और लिखा था, इसे भी आप शामिल किए रहना, ठीक है। गिनती के आधार पर ये कहीं नहीं आएगा, बाकी लिखावट के आधार पर इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे लिख लिए। तो अब बोलेंगे पश्च स्वर के आधार पर। आप बोलिए, बोला आ, यहाँ से पीछे से, जीभ के पीछे वाले भाग से बात उच्चारण निकल रहा। ऊ, पीछे से निकल रहा। ऊ, यहाँ पे हाथ रखिए। यहाँ पे क्या होता है? स्वर तंत्रियाँ होती हैं, वोकल कॉर्ड होती हैं बच्चा। वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं उन पे आपको हाथ रखना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे पता चल जाएगा। जहाँ पे जीभ ज्वाइंट होती है वहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ से आवाज़ आती है। आ, ऊ, ओ, यहाँ से ये ओ, यहाँ पे पता चल रहा ओ, औ, आ, ऐसा होता है ना। तो ये हो गया अग्रस्वर पश्च स्वर। अब जब आगे पीछे की बात हो गई तो मध्य कहाँ जाएगा भाई? तो जहाँ मध्य जीभ का जो है मध्य भाग प्रभावित हो या मध्य भाग से आवाज़ निकल के आए, वो क्या कहलाएगा? मध्य स्वर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ओके करके बताएं। तो मध्य स्वर से बोलना है। पहला ही स्वर आ, मध्य से आ, ये अपने आप में यूनिक, ये अकेला जो है मध्य से है। यानी सभी, जैसे रस में मैंने पढ़ाया था, रसों का राजा श्रृंगार, सभी स्वरों का राजा आ, छोटा आ, यहीं से बाकी उत्पत्ति होती। तो ये हमने किसके आधार पर लिखा? जिह्वा के आधार पर। यानी जिह्वा में जिस प्रकार आप बोलेंगे उस प्रकार। तो अग्र स्वर आगे वाले भाग से, पश्च स्वर पीछे वाले भाग से जीभ के, और मध्य स्वर मध्य वाले भाग से। समझ में आया? ओके करें सभी लोग, ओके करें। मैं मैसेज देख रहा हूँ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सभी लोग करें। सभी का करना ज़रूरी नहीं, इसके आगे मैंने पढ़ाऊँगा। सभी लोग करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, मैं देख रहा हूँ। गुड भाई। ये क्या है कि हम टीचर हैं और टीचर को समाज का सबसे बड़ा कलाकार कहा जाता है। और कलाकार या तो तालियों का भूखा होता है या तो वाहवाही का भूखा होता है। तो जो आप ओके लिखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ये हमारी वाहवाही है। तो जब हमें बूटी नहीं मिलेगी, अपनी प्रशंसा नहीं मिलेगी, तो काहे को पढ़ाएंगे? सभी लोग ओके करिए। गुड। हाँ, अब थोड़ा आनंद आया, ठीक है। तो अब आगे चलें। अब जो ईश्वर ने आपको मुख दिया है, उसके मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार का मतलब ये मुख और द्वार, ठीक है। तो मुख द्वार के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो इसमें जो आपका मुंह है, तो कितना खुलता है, कैसा खुलता है ना, कितना बंद होता है, किस प्रकार की आकृति होती है। तो मुख की आकृति या मुख द्वार के आधार पर देखना है। तो मुख द्वार के आधार पर जो होता है, जैसे पहला होता है विव्रत। पहला नंबर कौन सा होता है? विव्रत। विव्रत का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा जो मुख है आपका खुला है, पूरा मुख खुला है। तो भाई अब आप उच्चारण करके देख लो। मैंने आपको क्या बताया? पूरा मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना है बच्चा, है ना। अपने को क्या करना है कि किसी भी नियम कानून को नहीं मानना है। हमने जो अप्लाई किया है, हमने जो सीखा है, उसे मानना है, ठीक है। और जो कह रही हैं किताबें, उस पर हमने अप्लाई कर दिया अपना एग्जाम्पल। तो बोलिए सभी लोग। आ, तो आ जब बोल रहे हैं, आ छोटा आ, क्या पूरा खुल रहा? नहीं खुल रहा। आ, जब आ जोर से आ बोल रहे हैं आप, यानी बड़ा आ जब बोल रहे हैं, तो मुख क्या है? पूरा खुल रहा है। तो पूरा खुल रहा है, यानी ये इसका एग्जाम्पल हो गया विव्रत का, जब मुख पूरा ओपन होता है, जब मुख पूरा खुलता है। ये आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। विव्रत का मतलब जब मुख पूरा खुलता है, और जब मुख पूरा खुलता है तो ध्वनि कौन सी निकलती है? बड़े आ की।
तो अभी मुख क्या हुआ, पूरा खुला, अब आधा खुलेगा। अब कितना होगा, आधा खुलेगा। तो आधा जब खुलेगा तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध विवृत। क्या कहते हैं, अर्ध विवृत। बोलो, अर्ध विवृत को जानना है भाई, अर्ध विवृत को जानना है। तो अभी मैंने बोला था आधा मुंह खुला है, आधा खुला है मुंह, तो आ हो गया। क्या हो गया, आ हो गया। फिर बोलना है बड़ा आ तो विवृत में चला गया, ई नहीं होता, ई नहीं हो रहा है, ऊ मुंह गोल हो रहा है, बड़ा ऊ नहीं हो रहा, ए आधा खुल रहा है, ए हो गया, ए हो गया। फिर इसके बाद आए में खुल रहा है, ए में नहीं, इसको ए कहते हैं ना, आए। ठीक, फिर इसके बाद ओ में खुल रहा है मुंह, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर कौन सा बोलना है, आओ में मुंह ज़्यादा खुल रहा है, ये खुल गया, आओ, आए, आओ, ये 3 होते। ठीक है। और एक मैंने आपसे चर्चा की थी, कौन सी चर्चा की थी, कि इसको आपको लिए रहना है, ये आ गया, इसको भी बोलो तो आधा खुलता है, आ खुल गया। ठीक है ना, ये हो गए 4 अर्ध विवृत। अब अभी खुलने वाली बात थी, इसमें खुल रहे थे, आधा खुला रहता है, इसमें क्या होता है, आधा खुला रहता है, इसे भी लिख लेंगे, आधा खुला रहता है मुंह, आधा खुलता है। क्या खुलता है, आधा, मुख क्या होता है, आधा खुलता है। ये दोनों खुलने के ऊपर। अब बंद होने के लिए, मुख बंद रहता है तब कौन सा होता है, देखिए, मिटा दें इसको, चलिए मिटा दें। अब देखें तो अर्ध संवृत यानी आधा मुंह क्या होता है, बंद होता है, आधा मुंह बंद होता है। मुख का जो द्वार है वो आधा क्या होता है, बंद होता है। तो अभी उच्चारण किया था आपने, ए, आधा बंद है, आधा खुला है, ए, ठीक है, ए होता है। इसके बाद और उच्चारण करेंगे आप, आए में ज़्यादा खुलता है, मतलब आए, ओ आधा बंद रहता है, ओ में क्या होता है, आधा बंद रहता है, ओ बोलते जाना है और समझते जाना, ओ आधा खुल रहा है। ठीक है ना, तो 2 ये हो गए अर्ध संवृत। अब ये आधा क्या होता है, मुख बंद होता है, मुख क्या होता है, मुख आधा बंद। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आधा बंद आधा खुला तो एक ही मतलब ना हो गया। आधा बंद में ये और आधे खुले का उच्चारण वो जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है संवृत का मतलब क्या होता है, लगभग पूरा मुंह बंद होता है। शब्द को पकड़ लेना है, संवृत लगभग मुख बंद, इस शब्द को पकड़ना है, लगभग बोल रहा हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन नहीं, मतलब बेवकूफ़ियों वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, सर मुख बंद होता है तो कैसे एग्जाम्पल आएगा, आधा नहीं, ये बोला जा रहा है लगभग मुख बंद होता है, पूरा मुख बंद नहीं होता है। तो इसका उच्चारण भी आपको करके देख लेना है। ठीक है, इसका उच्चारण भी आपको करके देख लेना है संवृत में। तो संवृत में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम ई बोलते हैं, ई लगभग बंद है मुख, क्यों शुक्ला जी, बंद है ना मुख, शुक्ला जी बोल रहे हैं बंद है, ई, तो दोनों ई हो गई इसमें, एक ये ई हो गई और एक ये बड़ी वाली ई हो गई। और कौन होता है, ऊ में भी हो गया, तो दोनों ऊ हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका स्वर किसके हिसाब से, मुख द्वार के हिसाब से, कि मुख कितना खुलता है कितना बंद होता है। ठीक है, अच्छा अकेले बैठ के पढ़ना नहीं, इस तरह अगर पढ़ोगे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, आ ई ऊ, तो घर वाले सोचेंगे कि अजीब पागल है ना, ये क्या पढ़ रही है, आ ई ऊ, और इस तरह चिल्ला के आ ई ऊ, थोड़ा सा क्या है फनी भी हो जाता है और आपको समझ में भी आना चाहिए, अपने से मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है इसे। ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए अब आगे बढ़ते।
अब और किस आधार पर होता है? तो अब होता है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर, ठीक है, इसको मिटा के ही लिख देता हूँ। स्थिति के आधार पर स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर, बड़ा अच्छा एक गाना है, होठों पे ऐसी बात, है ना, सुना है आप लोगों ने? सुनते रहा करो बीच बीच में। होठों पे ऐसी बात में दवा के चली आई। ठीक है, चलो होठों की स्थिति के आधार पर देखते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो अव्रतमुखी होंगे और दूसरे व्रतमुखी होंगे। अव्रतमुखी का मतलब क्या होता है? पहला कौन सा होगा? अव्रतमुखी। अव्रतमुखी मतलब जिसमें आपका जो मुख है वो व्रतनुमा नहीं होता। व्रत मतलब गोल नहीं होता। तो आप बोल के देखिए, व्रतनुमा मतलब क्या नहीं होगा? गोल नहीं होगा, गोलाकार ओंठ नहीं होंगे आपके। तो गोलाकार ओंठ नहीं होंगे। आ गोला हो रहा है क्या? आ नहीं हो रहा। तो आ बड़े आ में भी नहीं होगा, ई में भी नहीं होगा, ई में भी नहीं होगा। ठीक है, ए में होगा क्या? ए नहीं होगा, ए, और आए में भी नहीं होगा, ओ होगा, ऊ होगा, ऊ होगा, आओ होगा। तो जिसमें होगा वो कहाँ आ जाएंगे? व्रतमुखी में। व्रतमुखी में मतलब मुख का आकार क्या हो जाएगा? गोल। ऊ, ऊ, ओ, औ, और एक आपको लिए रहना है, मैंने पहले ही बताया था, ओ, है ना। तो इस प्रकार से अव्रतमुखी ये, व्रतमुखी ये। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा 3, ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा निम्न में से अव्रतमुखी है। तो अव्रतमुखी कैसे जानोगे आप? तब जानोगे ना आप जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आपको पता होगा। समझ रहे हैं ना? सिंजनी, कंचन, ठीक है, साहू, पाल, समझ में आ रही ये चीज़ें? अपने से प्रैक्टिकल करना है, और अपने से प्रैक्टिकल किया तो ये चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ें जब आ गई ये भूलेंगे नहीं, इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, दूसरी बार वीडियो देख लेना है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, भूलेगा नहीं आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, बनना चाहिए। 1 मिनट दो मेरे को, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। अब क्या होता है स्वरों में सर थोड़ा सा जल दे दीजिए ना। अब स्वरों में 2 तरह के, 1 सेकंड, स्वरों में 2 प्रकार और मिलते हैं, अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। निरानुनासिक कौन सा होता है? अनुनासिक और निरानुनासिक। तो अनुनासिक और निरानुनासिक का मतलब क्या होता है? तो अनुनासिक का मतलब अपने जो अपन शब्द बोलते हैं, तो होता क्या है जब अपन ध्वनि निकालते हैं अपने मुख से, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे वोकल कार्ड्स होते हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है? कंपन होता है। संविदा वाले समझ रहे हैं, संविदा वाले पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो क्या होता है यहाँ पे? कंपन होता है। कंपन में क्या होता है कि सांस निकलती, सांस कहाँ से? फेफड़े से निकलती सांस। तो फेफड़े से जब सांस निकलती है, तो जब सांस केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों को बोलने से सांस केवल मुंह से निकलती है वो अनुनासिक होते हैं। कहाँ से निकलती है? मुंह से। और जहाँ पे नाक से भी निकले, साथ में मुख के साथ नाक से भी निकले, वो निरानुनासिक।
ठीक है। तो अनुनासिक जो होते हैं वो किस प्रकार से बोले जाते हैं और निरानुनासिक जो होते हैं वो किस प्रकार से बोले जाते हैं, है ना। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है तो इसलिए उल्टा मैं बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। निरानुनासिक, निरानुनासिक मतलब, निरानुनासिक का मतलब कि हवा केवल कहाँ से, मुख से, हवा मुख से निकलेगी। और अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक हवा कहाँ से निकलेगी, नाक प्लस मुख, नाक प्लस मुख। तो अब अगर मुख से हवा निकल रही है तो बोल के तुरंत ट्राई कर लेना है। बोला भाई, निरानुनासिक बोले तो आ ई ऊ ए ओ औ। सबके समझ में आ रहा है। एक और इसमें है जो औ। तो ये निरानुनासिक हैं, इनमें हवा कहाँ से निकल रही है, मुख से निकल रही है। अब अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी वाले, आ ई अइया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ये निरानुनासिक होते हैं। इतना और आप लोगों को देख लेना है। अब ये भी प्रैक्टिकल है। निरानुनासिक, मुख से हवा निकलेगी तो सिंपल बोलेंगे, नाक से भी निकलेगी तो नाक से हिमेश रेशमिया बन जाएंगे। हिमेश रेशमिया याद है आप लोगों को, 13 13 13 सुरूर, है ना। तो इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ये हो गए आपके स्वर, निरानुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। अब अगले में देखते हैं कि अगले में अब क्या चलना है। फिर इसके बाद है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब क्या होता है, मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, व्यंजन भी अलग पढ़ाऊँगा, उसमें भी आएगा ये और इसमें भी आएगा। तो घोषत्व होता क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जब उनमें कंपन होता है, जब आप कुछ बोलते हैं तो कंपन होता है, और जब कंपन होता है और उससे स्वर निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं, ठीक है। अब सघोष कहलाते हैं तो जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, कंपन होता है, और ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, सभी स्वर। ये हो गया आपका। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो स्वरों का उच्चारण स्थान है वो कैसा होता है। स्वरों का क्या होता है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्लास छोड़ के नहीं जाना है, अंत तक वीडियो को देखते रहना है। हो सकता है आप ये पहले कभी पढ़ चुके हो, मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट हो, पर गारंटी है कि इसको पढ़ लेंगे तो भूलेगा नहीं। उच्चारण स्थान कि कौन से स्वर को कहाँ से बोला जाता है। तो देखें, आ और आ ये सजाती हो गए, इनको पास में रख लिया। ई और ई ये सजाती हो गई, इनको पास में रख लिया। फिर क्या आता है, ऊ और ऊ ये सजाती हो गई, इनको पास में रख लिया। फिर ए और आय ये सजाती हो गई, इनको पास में रख लिया। इसके बाद ओ और आओ। अभी जब अपन संधि पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी शादी करवाएंगे अपन, सजाती सजाती बिजाती बिजाती, तो हम दुनिया भर के विवाह करवा लेंगे। ट्रिक के माध्यम से पूरी संधि रट डालने हैं अपन को। क्या होता है, संधि समास अपन जब पढ़ते हैं तो परंपरागत तरीके से आपको विच्छेद पढ़ा दिया गया, बहुत सारे आपने रट्टा मार लिए। नहीं रटना ना, अपन को देखना है, आंसर बताना, चुटकियों में अपन को आंसर बताना है। क्यों, क्योंकि अपन को अप्लाई करना है। भैया प्रशांत सर आप तो पढ़ा के चले गए, अब हमसे कैसे बने, तो हमसे कैसे बने उसके लिए ये तमाम इतना जो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इनको बोल के देखना है। अब क्या करना है, स्वयं से बोलना है, ठीक है। हालांकि मेरे पास ट्रिक है, आप तो पता है ना,
मेरे पास क्या रहती है, ट्रिक रहती है। तो इनको आपको स्वयं को बोलना है, हमें ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना, और करना भी है तो बोल के करें। तो आप बोलें आ, कहाँ से आ रही है, आ, यहाँ पे हाथ रख देता हूँ तो नहीं आती आवाज़, आ, ये कहाँ से आ गई, कंठ से। तो इनको क्या बोलते हैं, कंठ है। ठीक है। ई, तालु, तालु से आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, तालव्य। ठीक है। फिर ऊ, होठ, ऊ, तो ये क्या आ जाएंगे, ओष्ठ है, होठ से आया, ओष्ठ है। ठीक है। फिर ए जो है, जैसे आपने बोला ए बोला आपने, ए, तो कंठ और जो तालु होता है उससे दोनों से आवाज़ आ रही। कहाँ से आ रही है, कंठ और तालु से। तो कंठ प्लस तालु, ये कंठ और इसमें ई लगी है, तालु, मैंने आपको बताया था। ये किस प्रकार से, बहुत इम्पॉर्टेंट, ए किस प्रकार से निर्मित है, ए निर्मित है आ, और ई से निर्मित है, बहुत इम्पॉर्टेंट, देख लीजिए। आ और ई से, आ कंठ, आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ, ई कहाँ से बोली जा रही है, तालु, मिलके क्या बना है, ए, कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा। इसलिए मैंने वो क्या किया था, विभाजन किया था। समझ में आया, आनंद आया, आप समझ में आ गया। इसी तरह ये कहाँ से बनेगा, इससे और इससे, कंठ तालु। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए, इसीलिए ये बताया था मैं। अब ओ और आओ, ओ और आओ, ओ और आओ। ओ किससे बना है, आ और ऊ से बना है। तो आ कंठ से बोला जाता है, कंठ, और ओष्ठ, तो इसे कह सकते हैं कंठोष्ठ, कह सकते हैं ना। इससे मिलकर ये बना है, बताइए, ओके करिए, बना है ना, समझ में आया, याद रहेगा। अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, उच्चारण के स्थान पर स्वर की ट्रिक है के टी ओ, केवल इतनी। तो के से ए ये हो गया, टी से ये हो गया, ओ से ये, के से कंठ, टी से तालव्य, ओ से ओष्ठ। फिर इसको मिलाने के लिए अगले वाले को ये 1 2 3 नंबर 4 कैसे बनेगा, कंठ और तालु से, और नंबर 5 कैसे बनेगा, 1 और 3 से। ठीक है, कंठोष्ठ, ये है इसकी ट्रिक। तो स्वर उच्चारण के स्थान पर आपको समझ में आ गया ना समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन, और व्यंजन को लेकर मैं आऊँगा आपके अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अंत तक बने रहा करें और अच्छे तरीके से पढ़ें, बोर होने से नहीं डरें। ठीक है, अगले वीडियो में व्यंजन को लेकर मिलूँगा आपको, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।